हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन में से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड हम एंडोक्राइन को छोटा चैप्टर समझ के छोड़ भी देते हैं। बट अभी जो भी आपको समझाऊंगा तो उससे बात कभी भी एंडोक्राइन से क्वेश्चंस आएंगे नहीं। जैसे कि देखिए, हम एक एक हार्मोन को लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन का सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो अपने को सबका आंसर पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड कौन सी सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करती हैं प्रोलैक्टिन? वो है लैक्टोट्रोफ्स। लैक्टोट्रोफ्स lactotrophs cells secretes the prolactin hormone in anterior pituitary gland। ठीक है ना। और लैक्टोट्रोफ सेल्स को कौन पॉजिटिव फीडबैक देता है कि आपको प्रोलैक्टिन निकालना चाहिए? मेंटेन कौन जो करेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ओके। एस्ट्रोजन कहाँ से मेंटेन रहेगा? जहाँ पे इनहिबिटेड, क्योंकि ये जब भी प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा, ये क्या अल्टीमेटली इसका फंक्शन क्या रहता है कि वो इनहिबिट करता है किसको? मेंसेस को। तो मेंसेस जैसे जैसे इनहिबिट रहेंगे तो वो क्या रहेगा? एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा रहेगा। और एस्ट्रोजन लेवल पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको? लैक्टोट्रोफ्स को। क्या प्रोलैक्टिन सिक्रीट करते रहिए। ठीक है ना, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। एंड प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक देगा कि मेंसेस नहीं होने चाहिए। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आ गया। तो ये होते हैं बेसिक फंडा। ठीक है। सेकंड सेकंड फंक्शन ऑफ दिस प्रोलैक्टिन इज, क्या फंक्शन है इसका? इंड्यूस द लैक्टेशन। ठीक है, या दूसरे वर्ड में बोलते हैं मेंटेन द लैक्टेशन। लैक्टेशन का क्या करता है? मेंटेन प्लस इंड्यूस, induces, okay, induce and maintain the lactations। थर्ड इनिबिशन कहां पे देता है? थर्ड इनिबिट करता है किसको? गोनेडल स्टेरोइडोजेनेसिस को। ठीक है, मींस गोनेडल स्टेरॉइडल जेनेसिस, ओके, इनको इनहिबिट करेगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि प्रोलैक्टिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल अपने को पता होना चाहिए, वो होता है 5 to 25, 5 to 25 माइक्रोग्राम पर लीटर। माइक्रोग्राम पर लीटर, ये वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। और बाकी बेसिक फंडास हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये रही वैल्यू लिखी हुई आपके सामने। ठीक है। देन अब बात करते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की। कैसे? देखिए, ध्यान से समझते रहिए। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया सिंपल फंडा इज इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, ओके। तो क्या होता है इसका इटियोलॉजी? क्या है इसकी इटियोलॉजी? फर्स्ट, ड्रग, जो भी ड्रग रहेगी वो क्या करती है, जैसे कि अगर कोई भी जो ड्रग रहेगी वो क्या करती है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद में हमारा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है ना, जहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकल रहा है? प्रोलैक्टिन। तो कोई भी जो ड्रग है वो ड्रग क्या करती है कि हमारा जो डोपामिन सिक्रीशन है, तो डोपामिन सिक्रीशन को क्या करती है? इनहिबिट करती है। इनहिबिट, डोपामिन अगर इनहिबिट होगा तो वो किसको इनहिबिट करेगी? वो इनहिबिट करेगी प्रोलैक्टिन को। ठीक है, अल्टीमेटली प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगी। एंड यहाँ पे क्या होगा? सेकंड, इंक्रीज प्रोलैक्टिन की अगर बात करें तो वहां पे देखिए, वहां पे हमारे को देखने को मिलेगा पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, अब यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको समझ लो, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्वेश्चन कहां से आता है? पिट्यूटरी एडिनोमा से ही सारा क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, पिट्यूटरी एडिनोमा में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पिट्यूटरी एडिनोमा, आंसर इज प्रोलैक्टिनोमा।
prolactinoma is the most common type. ओके ओके देन अगर वहां पे ये नहीं लिखा हुआ होगा, अब अपन कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यूपीएससी का, ठीक है। तो यूपीएससी इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं पूछेगी। क्वेश्चन क्या पूछेगी आपको, वहां पे लिखा हुआ होगा कि माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप और मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप। माइक्रो एंड मैक्रो किसको कहते हैं, अगर इसकी पिट्यूटरी की साइज कितने लेस देन एंड इक्वल टू 10 mm है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो। पहला कंसेप्ट। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है, जो कि आंसर पूछा जाता है वो होता है 90% माइक्रो। 90% कौन सा होता है, माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये रहा, माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा 10% ही होता है मैक्रो, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को अब ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने कि इसी को क्वेश्चन को एम्स में किस तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। पिट्यूटरी पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा, pituitary macroadenoma refer to the size of the tumor. Answer A option 1 centimeter, B option 10 centimeter, C option 0.01 centimeter and D option 10 मीटर। ये आया था हमारे एम्स के अंदर, तो हमारे को चांस है ये यूपीएससी में पूछ सकते हैं। तो आंसर इज हमारे को पता है मैक्रो हमने किसको बोला था कि जिसकी साइज ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर हो एंड ग्रेटर हो 10 मिलीमीटर से ज्यादा मींस 10 मिलीमीटर मींस एक 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आंसर इज ए 1 सेंटीमीटर। कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछा जाता है, कभी भी सीधी चीज आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देन हमारे पास में इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स देखिए। क्लिनिकल फीचर्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम बताओ, तो आंसर अपने को पता होना चाहिए, वो क्या है, गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द हाइपरप्रोलेक्टिनोमा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं उल्टा, क्या पूछेंगे वो, मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम ऑफ द प्रोलैक्टिनोमा। आंसर चेंज हो रहा है, ध्यान से देखते रहो। मैं इसीलिए डिफरेंशिएट करके बताता हूं हमेशा कि अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन तो आंसर इज गैलेक्टोरिया, और क्वेश्चन पूछा है मोस्ट कॉमन मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम, आंसर इज विजुअल डिफेक्ट। विजुअल डिफेक्ट, और ये क्यों डेवलप होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, बट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, ये नोट किया, देन देखो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स अपन ने देख लिया, गैलेक्टोरिया, ठीक है। देन अगर बात करें सेकंड की, तो वो क्या है, एमेनोरिया। गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, देन डेवलप होता है इनफर्टिलिटी। देन जो चीज डेवलप होती है, जो कि मैंने बोला था विजुअल डिफेक्ट, विजुअल डिफेक्ट इज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम। ये क्यों डेवलप होता है, ये देखिए क्या होता है, जो कि आपको पता है पिट्यूटरी कहां पे है, हमारी सेला टर्सिका के अंदर।
सेला टर्सिका के अंदर हमारी पिट्यूटरी है एंड उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे बनता है हमारा ऑप्टिक काइस्मा। ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां पे ऑप्टिक काइस्मा बनता है। ओके, तो जो भी हमारा ट्यूमर है, जो कि हमने कहा था कितने से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10 mm से, तो वो क्या होगा, वो इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो जितने भी मैक्रो वाले हैं तो मेनली कौन से होते हैं, माइक्रो वाले होते हैं। तो रेयरली मैक्रो वाले मेनली क्या सिम्टम डेवलप करेंगे, विजुअल डिफेक्ट। एंड विजुअल डिफेक्ट में कौन सा विजुअल डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाई टेम्पोरल हेमियोपिया। बाई टेम्पोरल हेमियोपिया विजुअल डिफेक्ट डेवलप होता है ड्यू टू दी कंप्रेशन सिम्टम। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं एंड नेक्स्ट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन। कैसे, देखिए ग्रोथ हार्मोन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपने को पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे को पहला क्वेश्चन कि कहां से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन सिक्रीट करता है, कौन सी सेल, सोमेटोट्रोफ्स। सोमेटोट्रोफ cells secretes the growth hormone। and अगर क्वेश्चन फिजियोलॉजी वाइज पूछा जाए या एनाटॉमी वाइज पूछा जाए कि पिट्यूटरी में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी मिलती है, तो भी आंसर क्या जाएगा, मोस्ट एब्यूडेंट सेल्स इन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भी आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, कभी गलत नहीं होगा, सोमेटोट्रोफ सेल्स। सोमेटोट्रोफ सेल्स। ओके, देन हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वाइज। क्या बात करते हैं कि इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, तो ये फिजियोलॉजी वाइज भी मिल सकता है। फिजियोलॉजी वाइज भी हमारे को इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन मिल सकता है। और वो कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे को फिजियोलॉजिकली ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज मिलता है, और वो कंडीशंस है हमारे पास में, एक्सरसाइज। तो इसीलिए तो हम क्या कहते हैं पेशेंट को, एक बेसिक फंडा है कि हमारे पास में हाइट इंक्रीज करने के लिए आता है, हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करवाओ साहब। ठीक है ना, और साथ में क्या दे देते हैं, कोई भी मेडिसिन दे देंगे हम। ठीक है, तो दो या न दो, प्लेसिबो दे दो हमारी सेकंड बेस्ट मेडिसिन, तो भी इंक्रीज करेगा। क्यों, अपने को पता है, बेसिक फंडा हमारा क्लियर है कि हमने अगर एक्सरसाइज कराई तो वहां पे फिजियोलॉजिकली उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकंड बेस्ट रेमेडी हमारी क्या है, फास्टिंग। तो उस पेशेंट को मत बोल देना कि फास्टिंग भी कर लो आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा। उसको डेफिनेटली ये सजेस्ट कर सकते हो कि स्लीप इंक्रीज दी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट कैसे हैं देखिए, सॉरी, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, तो इसमें 2 चीजें हैं, क्या, एपी फाइजियल एपीफाइजियल फ्यूजन। एपीफाइजियल फ्यूजन कि अगर बिफोर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जिगेंटिज्म। एंड एपीफाइजियल फ्यूजन के आफ्टर इंक्रीज होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमिकली। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमिगेली। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और ये आपको यहाँ पे
अब मैं क्लिनिकल फीचर समझाऊंगा, ठीक है, कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज है तो यहाँ पे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप सबको पता है टॉल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, सेकंड लार्ज डिजिट्स देखने को मिलेगी, लार्ज डिजिट देखने को मिलेगी, थर्ड प्रोग्नेंथिज्म, प्रोग्नेंथिज्म किसको बोलते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ द जॉ, प्रोट्रूजन ऑफ द, प्रोट्रूड हो जाएगा, प्रोट्रूड ऑफ द जॉ, प्रोग्नेंथिज्म। देन क्या मिलेगा, ओएसए, ओएसए मींस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, देन कार्डियोमिगेली, कार्डियोमिगेली, देन diabetes mellitus due to the insulin resistance, एंड ये तीन कारण ही बनते हैं पेशेंट के हैप्पी बर्थडे होने का, मींस डाइड ड्यू टू, डाइड ड्यू टू, इन तीन में से एक कारण बनता है, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन कि जब भी पेशेंट को ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज मिलेगा तो वहां पे क्या नहीं मिलना चाहिए, मेंटली वो एकदम तंदुरुस्त होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट ए सिम्टम ऑफ द इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। ये मेरा फंडा है कि कोई भी सिम्टम अगर नहीं पूछा जाता ना, ऑल एक्सेप्ट पूछा ही जाता है, ये कई बार ऑल एक्सेप्ट के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। मेंटल रिटार्डेशन हम टिक कर देते हैं कि हाँ मेंटल रिटार्डेशन मिला हो, ठीक है ना, बट मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट सीन इन दी इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। अगर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये देखो मेंटल रिटार्डेशन मैंने यहाँ पे भी लिखा है, स्टार 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 मींस क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन वाइज बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में भी एक कुछ बेसिक फंडास हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्या, अगर इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइंड में हमारे माइंड में क्या आएगा कि हम ग्रोथ हार्मोन ऐसे करवा लेते हैं, क्या करवा लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन ऐसे करवा लेते हैं, यही इन्वेस्टिगेशन इसके लिए इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन के लिए सही रहेगी। बट ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं रहती है, बिकॉज क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जैसे कि मैंने क्या बोला था, नींद के टाइम पे, स्लीप के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, एक्सरसाइज किया तो अप हो गया, रेस्ट कर रहे हो तो डाउन हो गया, तो ये अप एंड डाउन मिलता है, तो हम उसके बेसिस पे, ग्रोथ हार्मोन के बेसिस पे इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, हम तो टिक कर देंगे ग्रोथ हार्मोन, गलत हो जाएगा, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा जाना चाहिए वो है IGF-1 ऐसे, IGF-1 ऐसे। और ये क्यों करवाते हैं, तो ये हम हमारी जो हमारी बेसिक क्लासेस हैं जिसके अंदर हम पूरा क्लियर करते हैं, तो वहां पे बेसिक फंडास हम क्लियर करते हैं कि हम IGF-1 ऐसे ही क्यों करवाते हैं। तो अभी तो आपको केवल इतना सा याद रखना है, IGF-1 ऐसे इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, और यही हमारा MCQ बनता है, यहीं से हमारा MCQ बनता है, IGF-1 इज द बेस्ट स्क्रीनिंग। देन सेकंड की बात करें, एक आता है इन्वेस्टिगेशन ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है, जिसमें डायग्नोस्ड होगा हमारा क्या, एक्रोमेगाली, ठीक है। देन एक टेस्ट होता है, बाय नेम अपने को पता होना चाहिए, वो टेस्ट का नाम क्या है, हील पैड थिकनिंग टेस्ट, थिकनेस टेस्ट। एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका, बाकी है ना हम पूरी अपनी क्लासेस में क्लियर करते हैं। क्या होता है, ये तो नॉर्मल हमारा एक्सरे या नॉर्मल पाँव है, बट एक्रोमेगाली पेशेंट का एक्सरे करेंगे हम पाँव का, तो वो कैसे देखने को मिलेगा कि जो बोन एंड जो हमारी सोल के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ये नॉर्मल डिस्टेंस है, ठीक है, बोन एंड हील के बीच में। एंड यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू पॉलिफरेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पे लेटरल व्यू एक्सरे ऑफ द फुट में हमारे को हील पैड थिकनिंग देखने को मिलेगी। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्रोमेगाली में देखने को मिलेगा कौन सा साइन, हील पैड थिकनिंग टेस्ट। ठीक है, ओके। टीओसी मींस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या मिलेगा हमारे को, टीएसआर ट्रांसस्पिनोइडल रिसेक्शन कर दो, घंटा खत्म। ओके, देन एडीएच, एडीएच को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया करता हूं, ठीक है। बट अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, अपने को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे देखिए। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये कहां से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इसका बेसिक फंडा क्या है कि जब भी हम क्या हो जाते हैं डिहाइड्रेट, जैसे कि अभी आपको मैं 1.5 घंटे से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो हमने पानी नहीं पिया है, तो डिहाइड्रेशन कितना होना चाहिए, 8 to 10 आवर्स के लिए। ठीक है, तो 8 to 10 आवर्स के लिए अगर डिहाइड्रेशन होगा तब क्या रिलीज होगा, रिलीज होने लगेगा हमारा एडीएच। ठीक है, एंड एडीएच अगर रिलीज होगा तो वो क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट पे ऊपर एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके वो क्या करेगा, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगा। कोई वो काम नहीं है, ये कितना सा बस याद रखना है, और यहीं से अपना फंडा है कि कलेक्टिंग डक्ट पे वो क्यों काम करता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, V2 रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, V2 रिसेप्टर। ये दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, V1 एंड V2। तो कलेक्टिंग डक्ट पे कौन सा रिसेप्टर मिलता है, V2 रिसेप्टर, जो कि एडीएच को पहचानने का काम करता है एंड उसको एक्ट करने का प्लेस देता है। ठीक है ना, तो एक चीज समझिए कि एडीएच के अंदर क्या क्या चीजें, डीआई जो डेवलप होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, तो 3 तरीके से डेवलप हो सकती है। होती है सेंट्रल, एक होती है नेफ्रोजेनिक, लास्ट वन इज गेस्टेशनल। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे क्रीनियल, तो क्रीनियल में क्या होगा कि एडीएच सिक्रीशन ही नहीं होगा। ठीक है, नो एडीएच सिक्रीशन, एडीएच की डेफिशिएंसी डेवलप होगी। या नेफ्रोजेनिक की अगर बात करें तो नेफ्रोजेनिक में क्या होगा, नेफ्रोजेनिक में वो V2 रिसेप्टर को वो क्या करेगा, V2 रिसेप्टर मींस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करने देगा, वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा। ठीक है ना, बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस V2 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर को म्यूटेट कर देगा। म्यूटेशन अगर हो जाएगा तो वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। और ये अगर दोनों ही कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आइदर ये सिक्रीट नहीं हो और आइदर ये रेजिस्टेंट हो, अल्टीमेटली क्या होगा, आप सबको भी पता है डायबिटीज इंसिपिडस में क्या डेवलप होगा, पॉली यूरिया, क्योंकि एडीएच क्या कर रहा था, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉलीयूरिया, एंड पॉलीयूरिया हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी एंड इंक्रीज सॉरी डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलरिटी एंड इंक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी। ओके, और ये सारा ड्रामा क्या कहलाता है, इसी सारे ड्रामे को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, okay, then next, आता है हमारा थायराइड। जस्ट अ सेकेंड, हम आप अलाउ करें तो हम थायराइड को, एक्चुअली में थायराइड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हम थायराइड को
कल के सेशंस में लेते हैं। कल इवनिंग सेशन हम स्टार्ट करेंगे थायराइड से, ठीक है।